नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी को। और यह तीसरा टॉपिक है। टॉपिक तीसरा है, नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ये जो पृथ्वी बदल रही है, पृथ्वी क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, इसे आगे समझेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। आइए इसको समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं। क्या है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये जो स्थल मंडल है जिसपे 7 महाद्वीप है ना जी, 7 महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप से मिलके जो स्थल मंडल बना है, ये अनेक प्लेटों पर विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट है जिस पे महाद्वीप है, यह स्थिर नहीं है, ये गतिशील है धीमी गति से। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उत्तर की ओर हमारा ये जो भारत है, प्यारा भारत है, ये भी उत्तर की तरफ बढ़ रही है, खिसक रही है। इसी के चलते तो हिमालय बन रहा है, टक्कर लग रहा है। हिमालय, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया ना जी। हिमालय पर्वत बन गया तो इसका मतलब ये 1-2 दिन का घटना नहीं, बहुत धीमा गति से होता है और करोड़ों वर्ष का ये घटना है। तो वही बात है, यह धीरे धीरे चारों तरफ घूमते रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, कुछ ही मिलीमीटर एक साल में चल पाती है। इतना धीमा, समझे? आपको पता भी नहीं चलेगा। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है ना, उसी के कारण ये गतिशील है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, यहाँ पे ये वृत्तीय गति इस क्षेत्र में है। मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमते रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे देखेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं, प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के चलते पृथ्वी के सतह का क्या हो जाएगा? सतह पे परिवर्तन होगा। जैसे गतिशील है, कहीं टूटेगी। अब मान लीजिए ये एक भाग है, गतिशील है, कहीं जा रही है तो कहीं टक्कर तो मार देगी ना जी, कोई तो है यहाँ पे टक्कर मार देगी। इसके चलते इस जगह उठ जाएगा या फिर धंसान होगा। तो पृथ्वी में क्या होने लगता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी को उन्हीं बल के कारण विभाजित किया गया है, उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियां हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जातीय बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जातीय बल। क्या कहते हैं? अंतर्जातीय बल। पृथ्वी के अंदर हो रहा है अंतर्जातीय बल, समझे? एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल बोला जाता है। क्या बोलता है भाई? अंतर्जनित बल या बहिर्जनिक बल, समझे? बाहर में जो बल लग रहा है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स। यानी अंतर्जनित बल मतलब एंटोजेनिक फोर्स। अंदर में जो बल लगा अंतर्जनिक, बाहर में जो लगा बहिर्जनिक। काफी आसान है, कहते हैं। जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया है। देखते हैं चित्र 3.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे सेकेंड,
चित्र 3.1 में दिखाया गया है। 3.1 इसमें दिखाया गया है पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित बल, ये सब है बल। इसको समझेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक गति, अंतर्जनित जो बल है यह कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तथा कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये जो आंतरिक गति के चलते अंतर्जातीय बल लगता है ना, उसके चलते ही भूकंप आता है ना जी, ये भूकंप आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है, जिसके चलते पृथ्वी सतह पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है। ये सब बात है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में क्या है भाई, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल में है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल जैसे हिमालय बन रहा है टक्कर लगा के, पटल निर्माणकारी बल पर्वत निर्माण। और आकस्मिक बल में भूकंप होगा, ज्वालामुखी निकलेगा और भूस्खलन होगा। भूस्खलन जैसे टूट के भूस्खलन हो जाता है ना। बहिर्जनित बल क्या है भाई, अपर्दन और निक्षेपण। जो अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ये सब हो रहा है ना, या फिर किसी अन्य माध्यम से किए, जैसे नदी बहता है, नदी बहता जल या पवन या समुद्री तरंग या हिमनद भी बहा के लेके जाती है। अपर्दन निक्षेपण हिमनद भी होगा, ये बहिर्जनित बल है। और अंतर्जनित बल में ये सब बात है। काफी आसान था ये तो, एकदम इतना इजी लग रहा है हमको, आपको भी इजी लगेगा, ये आपको भी इजी लगेगा। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर, ये जो ज्वालामुखी है ना, यह भूपर्पटी किसे कहते हैं बताए थे पिछले अध्याय में। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब मान लीजिए जमीन के नीचे जमीन है ये, जमीन के नीचे कोई हलचल होने लगेगा। अंतर्जनित बल के चलते यहाँ से पिघला हुआ लवा निकलेगा। यहाँ पे मान लीजिए पहले से क्या था भाई, यहाँ पहले मैग्मा निकला हुआ था। अब बाद में क्या होगा, ये जो मुंह तो खुले रह गया है, मुंह खुले रह गया, फिर से हलचल होगा, फिर से लावा निकलना शुरू हो जाएगा उस छिद्र से। समझे, अचानक छिद्र से निकलने लगता है। यहाँ से समझाया गया है एक ज्वालामुखी, देखिए ये क्रेटर है, यहाँ से मेंटल है ना, मेंटल है, पर्पटी है, यहाँ भूपर्पटी है और नीचे मेंटल है। यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ है, देख रहे इधर भी निकल जाता है, इधर फैल गया, इधर ही नीचे से वेंट है, लावा है, ये लावा है। समझे, यहाँ मुंह था, क्रेटर है, ये गैस वो राख है, ये सब समझे मैग्मा या कोस्ट है। ये सब बात है कि देख रहे निकल रहा है और फैलेगा। मुंह तो खुला हुआ है, कभी भी निकल सकता है। कैसे, अंतर्जात बल या बहिर्जात बल से। यहाँ पे अंतर्जात बल से, बहिर्जात बल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है फिलहाल। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अगर प्लेट गति करती है तो एक एक समय में पृथ्वी कभी कभी क्या होगा भाई, पृथ्वी पे कंपन होगा, जिसे हम लोग भूकंप कहेंगे ना। इसलिए आए दिनों आप सुने होंगे कि ये क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय तराई वाला क्षेत्र में भूकंप आते रहता है ना कभी। तो क्यों होता है, क्योंकि प्लेट विवर्तन क्रिया के चलते प्लेट खिसक रहा है उत्तर की ओर ना। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करेगा ये कंपन। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है। यहाँ देख रहे हैं, जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कंपन आया, चारों तरफ गया है, पृथ्वी पे चारों तरफ भूकंप हो गया है। भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। अभिकेंद्र है वो अधिकेंद्र है, उपरला प्लेट सीमा है। समझे, ये केंद्र जो है अधिकेंद्र है, ये उद्गम केंद्र जहाँ पे भूकंप शुरू हुआ है उसे उद्गम केंद्र कहेंगे। और उस उद्गम केंद्र के ऊपर में भूपर्पटी पे वही
अधिकेंद्र कहलाएगा। ये आसान सा बात है, समझे, जैसा चित्र 3.3 में दिखाया गया। भूपर्पटी के नीचे वह स्थल, क्या है भाई, एक सेकेंड, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। भूपर्पटी, ये जो भूपर्पटी है इसके नीचे जहां पे भूकंप स्टार्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर, उद्गम केंद्र से ऊपर भूसतह पर मतलब जमीन पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र कैसे किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? अधिकेंद्र किसे कहते हैं, ये जो केंद्र है, आंतरिक का केंद्र है, उसके ऊपर में जस्ट जो केंद्र होगा उसे अधिकेंद्र कहेंगे, समझे। आरंभ मतलब उद्गम केंद्र के ऊपर में भूपर्पटी पे अधिकेंद्र होगा, समझे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। यहाँ पे अधिकेंद्र पर सबसे पहले अगर पूछा जाए, उद्गम केंद्र पे तो भूकंप आया, लेकिन धरती पे सबसे पहले कहाँ पे भूकंप का आभास होगा, तो यहाँ अधिकेंद्र पे होगा, अधिकेंद्र पे होगा। यहाँ से तरंग चारों ओर पृथ्वी पे फैलेगा, समझे। वही बात है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यहाँ पर खतरनाक हानि होगा, अगर बिल्डिंग होगा तो टूट फूट के गिर जाएगा। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तरंग क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ते जाएगा, यही बात है। यद्यपि भूकंप की अविश्वसनीय संभव नहीं है, मतलब यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, अविश्वसनीय बोल दिए, सॉरी। क्या है एक्चुअली, ये क्या है, यहाँ पे आपको शायद लाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर का लाइट हमको साफ साफ दिखता है न, तो ये लाइन हमको ढंग से नहीं दिखाई देता है। अब व्हाइट है, ब्लैक कलर रहता तो थोड़ा ठीक दिखता है। व्हाइट भी, ये जो पेज है व्हाइट पेज है, नहीं दिख पाता है ढंग से, तो इसलिए हम गलती पढ़ देते हैं कभी कभी। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। ये जो भूकंप आता है और तबाही इतना हो जाता है, तो पता क्यों नहीं लगाते हैं कभी भूकंप कब होने वाला है। होता क्या है कि भूकंप का पता पहले से नहीं लगा सकता है कोई कि कब भूकंप आने वाला है, लेकिन अगर ये पता नहीं है तो हम ये जानते हैं कभी ना कभी होगा, तो हम लोग तैयार क्यों नहीं रहेंगे कि अपना बिल्डिंग बनाएंगे तो भूकंप जोन का पता लगा के उस आधार पे बिल्डिंग बनाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा चीज करेंगे जो भूकंप से बचा जा सके। जैसे स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, समझे। ये जो जानवर है आप जो देखते होंगे, कुत्ता अजीब आवाज में भूखने लगता है, समझे, जानवर पक्षी चहचहाने लगता है, क्या उसको पहले से पता हो जाता है? ये ऐसा क्यों होता होगा? संभावना कीजिए, संभावना पे ही ज्योग्राफी है, कल्पना कीजिए ऐसा क्यों होता होगा। हम लोग वही देखे हैं या वही चीज पे विश्वास करते हैं जो चीज हम लोग कान से सुने हैं या फिर आंख से देखे हैं। तो ये आंख से देखते हैं, जो चीज सामने दिखता है किरण के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से सामने दिख रहा है, और या फिर जो चीज सुनते हैं वो तरंग के माध्यम से सुनाई देता है। तो हम लोग को सर तरंग सुनाई कौन देता है? हम लोग को तरंग सुनाई देता है श्रव्य तरंग, जो 20 Hz से 20,000 Hz के बीच है ना जी। अब मान लीजिए वो तरंग तो सुनाई दिया तो हम लोग सुन लिए, लेकिन उसके अलावा भी कोई तरंग होता होगा जिसका वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाया है। शायद वो तरंग जानवर, वो तरंग, जो तरंग हम लोग को सुनाई नहीं देता है या फिर जो किरण हम लोग नहीं देख पाते हैं, शायद वह किरण भी और वह तरंग भी जो सुनाई देता है जानवर को पता चलता होगा,
और हम लोग को, मनुष्य को सुनाई ना देता है और ना वो देख पाता है, शायद उस पर विश्वास भी नहीं करता है, जानवर को पता चल जाता होगा। ये संभावना है, कल्पना कर सकते हैं आप। कभी कभी देखे हैं कि भाई कुत्ता कोई गांव समाज में जब डेट करता है तो उसके एक दिन पहले बोले, समाज में लोग बोलने लगेगा कि भाई कुत्ता अजीब आवाज में रो रहा था। तो हो सकता है, संभावना बता रहे हैं, हो सकता है कुत्ता इसलिए रो रहा होगा, कुत्ता इसलिए रो रहा होगा कि कुत्ता यमराज को आते देखा होगा। हो सकता है क्योंकि शायद वो, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, उस पर रोशनी पड़ेगा तब, रोशनी पड़ेगा तब हम लोग, प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, या फिर कोई तरंग के माध्यम से हम सुन सकते हैं। हो सकता है यमराज का आने का भी कोई तरंग या तरंग होगा जो हमारे आंख नहीं देख सकता, वो जानवर देखता है। जो जानवर पता लगा सकता है कि आज मेरे समाज से कोई जाने वाला है, शायद ऐसा होता होगा। ये दीवार भी आपस में बात करता होगा, शायद ना, शायद ये दीवार भी आपस में बात करती होगी। भाई बोले मास्टर आज विद्यार्थी से क्या क्या बात किया, शायद दीवार भी मेरे सोने के बाद, ये रात में वीडियो शूट हो रहा है, लगभग 12:30 बज रहा है अभी, ये रात में भी वीडियो शूट हो रहा है, मेरे सोने के बाद ये दीवार भी आपस में शायद बात करे और बोले कि मास्टर विद्यार्थी से क्या क्या बात किया। समझे, ये संभावना है। आपको ये बेवकूफ़ी लग रहा होगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि आखिर क्यों रोता है चिड़िया भी, क्यों चहचहाने लगता है कुछ भी घटना से पहले, इसलिए कि शायद जो तरंग हम लोग नहीं सुन सकते हैं या फिर जो किरण हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो किरण उस जानवर एवं पक्षी को दिखाई दे, शायद ऐसा होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो फिलोसफी का सब्जेक्ट था, शायद ना, शायद ऐसा होता होगा। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन से आप पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, ऐसा हो सकता है, समझे, ऐसा हो जाता है, समझे। और क्या है, तालाब में मछलियों के उत्तेजना से मछली भी उत्तेजित हो जाता है, छटपट छटपट करने लगेगा भूकंप आने से पहले। सर मछली को कैसे पता? वही तो बात है, मछली को पता हो जाता होगा क्योंकि जो तरंग हम लोग नहीं सुन सकते हैं, शायद वो तरंग मछली को सुनाई दे दे, समझे, इसलिए बात है। सांप की धरातल पर आना, सांप लोग भी, सांप अपने जहाँ पे सांप आवास, जहाँ सांप रहता है, अंदर कहीं बिल में, मांद में सांप रहता है, सांप भी भूकंप आने से पहले बाहर निकल जाता है भाई। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, या जनजातीय लोग जो इसी बीच में प्राकृतिक में सब दिन रहा है, वो अनुमान लगा सकता है। कैसे भाई? ये लंबे अंतराल का अनुभव होता है। क्या समझ में आ रहा है आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? भुज में भूकंप के झटके जो आए थे उसका वर्णन है, भुज की तबाही, मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील, ये सब कुछ बात है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, उसका जरूरत यहाँ पे हम नहीं समझते हैं। भूकंप से बचाव के तरीके क्या क्या हैं, उससे तैयारी क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं। क्या है भूकंप से बचाव की तैयारी देखते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, मतलब कहाँ पे छिपे हम लोग या कहाँ पे ले रहें, यह बात है। भूकंप के समय सुरक्षित स्थान कहाँ होगा? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, रसोई का जो काउंटर होता है ना, उसके नीचे घुस जाइए, या फिर मेज, ये जैसे मेज है, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, इसके नीचे भी चले जाइएगा ना, हो सकता है छत से कुछ गिरे तो आप बच जाइएगा, समझे। दीवार के अंदरूनी कोने में, कॉर्नर में घुस जाइए, क्योंकि दीवार घर टूटेगा, हिलेगा, बीच वाला भाग शायद गिर सकता है लेकिन कोना खड़ा रहेगा, समझे, कॉर्नर खड़ा रहता है। तो वही बात है, दीवार के अंदरूनी कोने में इनसे दूर रहें। अब दूर किससे रहें? आग वाले स्थान से, जहां आग का स्थान हो वहां से दूर रहें। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाले खिड़कियां, चिमनी जानते हो, बॉयलर को चिमनी कहा जाता है। चिमनी के आसपास से दूर रहें, क्योंकि चिमनी गिर सकता है आपके देह पे, इसलिए उससे भी दूर रहें।
या टूट सकने वाले खिड़कियां, जो खिड़कियां टूट सकती है उससे भी दूर रहे। दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, दर्पण आईना से भी दूर रहे, ये स्मार्ट बोर्ड से दूर रहे। समझे, भूकंप आने के समय में स्मार्ट बोर्ड आपके देह पे गिर जाए, ये भी बात हो सकता है। पहले से तैयार रहें, कैसे पहले से तैयार रहेंगे? अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, अपने दोस्तों के बीच एवं पारिवारिक जनों के बीच जागरूकता फैलाएं कि ऐसे ऐसे कीजिए, एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, आपदा का सामना विश्वास से करें। समझे, आसान सा बात है। आपदा परिवर्तन, आपदा सब बात है, मुख्य स्थलाकृति, ये सब बात है। कितना भाई टॉपिक है, खत्म कर सकते हैं ना। एक्चुअली 2-3 क्लास हम ले चुके हैं, क्लास लेने का हिम्मत नहीं रह गया अब, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, पूरा कर ही देते हैं, इसको पूरा कर ही देते हैं। थोड़ा बूस्टर डोज बीच बीच में लिया जाए ना। मुख्य स्थलाकृतियां, स्थल का जो मुख्य स्थलाकृतियां है इसके बारे में देखते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित तो होती रहती है। अपक्षय किसे कहते जानते हैं? अपक्षय एवं अपर्दन, टूटना फूटना, निक्षेपण, ये सब एक ही बात है। अपर्दित होना, अपक्षय होना, या फिर निक्षेपण होना, निक्षेपित होना, ये सब के चलते जो भूदृश्य जो दिखाई दे रहा है ना आपको, भूमि, इसमें लगातार विघटित होते रहता है भाई, ये सब चीज विघटित होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल किसे कहते हैं? वही पत्थर, जो अग्नेय शैल पिछले अध्याय में देखे, अग्नेय, अवसादी, कायांत्रित, ये सब शैल देखे ना, तो उसके अपक्षय की क्रिया होते रहती है। भूदृश्य पर जल, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। भूमि लेके चला गया, भूमि में हवा आई, हवा बहाते हुए लेके चल गया, वो भी अपर्दन किया। जल भी बहा के लेके गई, वो भी अपर्दन की ना जी। हिम मतलब बर्फ भी ऐसा करेगा, तो हिम भी कर रहा है, तो हिम अपर्दन, जल अपर्दन, या फिर वायु अपर्दन, ये सब होगा। समझे, वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु और जल या आदि मतलब बर्फ और सब किसी माध्यम से, समझे, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपर्दित पदार्थ को ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन करना मतलब उखाड़ के ले जाना, अब कहीं पे रख देना मतलब निक्षेपित करना। अगर मान लीजिए, थोड़ा सिंपल समझिए कि हवा चलेगा, गर्दा उड़ेगा, धूल उड़ेगा, उड़ने की प्रक्रिया को अपर्दन कहेंगे। और धूल उड़ा है तो क्या उड़ते रहेगा, कहीं ना कहीं गिरबोन करेगा, वही जो गिरा वही क्या है? निक्षेपण है, निक्षेपित कर दिया। समझे, तो निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये जो क्रिया हो रहा है ना, अपर्दन और निक्षेपण का लगातार, इससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। नदी के कार्य, नदी पे क्या क्या होता है वो समझते हैं। नदी के क्या क्या कार्य है देखते हैं। उस जगह लाइट चमक रहा होगा, उसको ऑफ किए उधर ना। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि, क्या है भाई? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। मतलब खड़े ढाल, ऐसे जमीन है यहाँ डायरेक्ट, अभी यहाँ पे जमीन है, तो यहाँ से जब नदी बहती हुई आती है तो डायरेक्ट गिरती है, इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। बाहुबली में जो देखे है ना मूवी में, जलप्रपात, वही जलप्रपात है। देख रहे हैं ना, जल उधर से नदी से बहते हुए आई, अचानक गिरी, जलप्रपात बना। कठोर शैल है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृद शैल है, यहाँ पे जो मृदु शैल है, कमजोर शैल है, ये जल से कटा है और कठोर शैल को भी धीरे धीरे काटेगा। समझे, वो भी आराम आराम से कटते चले जाएगा।
जब नदी मैदानी क्षेत्रों में जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार मार्ग समझते हैं, यही विसर्पण। जब मैदान में चलती है तो नदी सीधा नहीं चलती है, क्योंकि समतल मैदान है तो ढलान कम है, ढलान का समतल तो ऐसे ऐसे चलेगी। यही गुण होता है, प्रॉपर्टी है। नदी क्या करेगी भाई, ये विसर्प करते हुए चलेगी, सांप के तरह। इस घटना को विसर्प कहते हैं, समझे, विसर्प कहते हैं। तो ये ऐसे चलेगी, नदी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये जो नदी का इन्हीं बड़ा मोड़ जो है ना, इसी मोड़ को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, समझे। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। यहाँ से आया और यहाँ से टकराएगा तो इसको काटते जाएगा, तो मोड़ पे अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। लूप का सिरा आपस में, ये दोनों ये लूप का सिरा है ना, ये धीरे धीरे कटते जाएगा, ये दोनों एक समय में मिल जाएगा। उसी के बारे में है, लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है। ये विसर्प लूप नदी से कट जाती है। अगर मान लीजिए ये दोनों मिल गया तो ये नदी ऐसे बहने लगी और ये लूप कट गई। लूप नदी से कट जाती है, लूप नदी से, इसे लूप कहते हैं। अगर ये दोनों मिल जाता तो ये लूप कट गई, सामने से नदी बहने लगी, वही बात है। विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील या गोखुर झील कहेंगे इसे। गोखुर गाय के खूर के तरह है, इसे गोखुर झील या चाप झील कहेंगे, समझे। चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण इन नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इस मिट्टी एवं पदार्थों के अवसाद कहते हैं। ये जो मिट्टी, कभी कभी देखिएगा यहाँ पे ऐसे लूप हो गया और यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये जो क्षेत्र देखे ना, ये चाप छूट गया है, जिसे लूप कहते थे, इसे ही चाप झील या गोखुर झील कहेंगे, गाय खुर के तरह है, समझे। एक बात और था, यहाँ पे मिट्टी लाके रखेगा, देख रहे हैं मिट्टी का ढेरी दिख रहा है ना, मिट्टी रखेगा। या फिर गंगा नदी के किनारे आप जाइएगा तो बीच बीच में बालू का अंबार लगा है, वही है जल का निक्षेप, समझे। वही कहीं अपरदित करके लाई है और वो वहां पे निक्षेप कर दिया है। मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, समझे। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवसाद। वो जो गंगा जी में ढेर बीचे में लगा देता है उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अब उपजाऊ, ये जो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है ना, ये बहुत उपजाऊ किस्म का होता है, समझे। ये बहुत उपजाऊ होता है, उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है, समझे। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये जो नदी का ये उठा हुआ क्षेत्र है, अब नदी चलेगी कहाँ पे चलेगी, यहाँ पे कि यहाँ पे चलेगी। ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इसे ही उत्थित क्षेत्र कहते हैं। उत्थित तट का तटबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उत्थित तट का तटबंध कहते हैं। जैसे गंगा नदी यहाँ बहती है, ये जो तट है तटबंध, इसे उत्थित क्षेत्र कहते हैं, समझे। आसान है पूरा। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है। जैसे जैसे समुद्र की ओर जो बढ़ते रहेगी नदी धीमी पड़ जाती है। नदी मैक्सिमम धीमी पड़ जाती है, तथा नदी अनेकों धाराओं में विभाजित होती है। अनेकों धाराओं में, कहा कि पानी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे गंगा चलती है तो इधर हुगली निकल जाती है, उधर आगे जाके कई धाराओं में बढ़ जाती है। वहां पे मिट्टी भी पाटते रहता है, जिसे डेल्टा भी बनाएगा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वितरिका। जिसे नदी जब मुख्य धारा छोड़ के अन्य धाराओं में बदल जाती है, जिसे नदी आ रही है, ये मुख्य धारा सीधा बांग्लादेश से जाती है गंगा नदी का, लेकिन एक वितरिका हुबली के नाम से हावड़ा कलकत्ता होते हुए
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे क्या कहते हैं? गंगा की वितरिका। जो हुगली नदी है, कलकत्ता कभी गए होंगे, ये हुगली नदी गंगा की एक धारा है जो मतलब दूर जाते हुए गंगा जहाँ से समुद्र तक पहुंचने वाली होती है तो एक वितरिका अलग निकल जाती है जिसे हुगली नदी कहते हैं। समझे? हुगली नदी गंगा नदी की हुगली नदी वितरिका है। समझे? यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। जो अपना मलबा ये नदी लेके आती है उतना दूर से ये नदी मलबा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते निक्षेपित करने लगती है, भंडार करने लगी। यहाँ से नदी लेके मिट्टी लेके गई, अंतिम रूप से यहीं लेके जाएगी वे समुद्र के किनारे ना, यहाँ पे सब कोई टाल लगा देगा, पूरा भर देगा। समझे? प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देख रहे हैं, एक वितरिका यहाँ गई है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, ये डेल्टा का निर्माण हुआ है। ये जो भूमि दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, इस पे मिट्टी है, मिट्टी का अंबार लगा हुआ है। कौन मिट्टी? वही जो अवसाद नदी लेके आई है, यही मिट्टियां जैसे इधर इधर है तो ये पक्षी आकार का डेल्टा बनाई है, तो ऐसे इसे डेल्टा कहेंगे। समझे? जिस नदी में अवसाद ज्यादा हो वो नदी क्या बनेगी? डेल्टा बनेगी। अब कुछ भी अवसाद नहीं होता तो एस्चुअरी बनाती नदी, क्या बनाती? ज्वारनदमुख बनाती। एस्चुअरी और ज्वारनदमुख एक ही होता है। समुद्री तरंग के कार्य, इस समुद्री तरंग के क्या क्या कार्य हैं उससे भी समझते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थायकृतियां बनाती है। तट, अब समुद्र है तो कहीं ना कहीं तट होगा ना, तो तटीय स्थलाकृति समुद्र का ये ज्वार से होगा। भटा मतलब जाना, डाउन, डाउन होना, ज्वार मतलब ऊपर जाना, या फिर ढाल मारते रहता है ना जी। इसके चलते नदी के किनारे तटीय, समुद्र के किनारे तटीय स्थलाकृति बनते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। लगातार समुद्र की लहर न टकराएगा जी शैल से, जो किनारे, समुद्र के किनारे शैल है, जिससे दरार विकसित होती है। ये दरार देख रहे हैं, जिससे दरार धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तट इसे मेहराब कहते हैं, तटीय मेहराब होगा। समुद्री गुफा है, समुद्री गुफा का निर्माण हो जाता है, मतलब रोज रोज लहर आएगा उसे काटते जाएगा, गुफा बना देगा। और जो गुफा शुरू में आर पार कर देगा उसे मेहराब कहते हैं। समझे? समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। समय के साथ ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और चौड़ा होते जाएगा, इसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। केवल क्या बचती? धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो ये सिर्फ केवल छतें बचेगा, नीचे से ऊपर, नीचे से क्या हो जाएगा? खोल हो जाएगा पूरी। समझे? जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ऊपर से ये सिर्फ छत बचा है, नीचे पूरा होल हो गया है, जिसे क्या कहते हैं? समुद्री मेहराब या तटीय मेहराब बनाते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है भाई। ये लगातार अपर्दन हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा ये छत भी टूट जाएगा और केवल दीवारें बचती है। क्या बचती है? ये दीवारें बचती है। दीवार जैसी इस आकृतियों को स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी आकृति जो बचेगा उसे क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग अर्धाधार उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समझे? क्या ये समझ में आया? समुद्री जल के ऊपर लगातार अर्धाधार उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को, ऐसे ऊपर से रहता है ना जी, नीचे खोलते गया, ऊपर जैसे शैल रहेगा उसे क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुनील का निर्माण करती है। और मान लीजिए ज्वार आएगा, समुद्र से अवसाद तो किनारे लेके जाएगा ना, उसे क्या कहते हैं? समुद्री पुनील का निर्माण करती है। आगे फिगर में दिखाया होगा तो दिखाएंगे, समझे? हिमनद है, ये तो हिमनद है। चलिए हिमनद का कार्य को समझते हैं।
फिर देखेंगे पवन का कार्य, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पहले हिमनद का कार्य देखते हैं। हिमनद मतलब क्या होता है भाई, बर्फ, बर्फ खाली बर्फे का चट्टान है, पूरा हिम से भरा हुआ क्षेत्र है, तो वो हिम स्थिर नहीं है, वो खिसकते रहती है धीरे धीरे। आप उसे देख नहीं पाएंगे, वो बहुत धीरे खिसकती है, धीरे खिसकती है ना, तो वो जो खिसकती है तो नीचे से मिट्टी काटते हुए लेके चलती है, वो अवसाद लेके चलती है। तो यही है हिमनद के कार्य को समझते हैं, समझे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। यह बर्फ की नदी होती है, नदी की तरह खिसकेगी लेकिन धीरे धीरे, नदी की तरह स्पीड न, समझे, सिर्फ बर्फे है, वहाँ हिम है, समझे, इसे हिमनद कहेंगे। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी, समझे, कठोर चट्टान से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। यहाँ पे जो ठोस चट्टान है ना, जब हिमनद चलती है इसे क्या करती है, काटती चलती है, अपर्दित करते चलती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। भूदृश्य का जो भूमि आपको दिखाई देता है उसका अपर्दन करते हुए चलती है, समझे। कौन, हिमनद है, मतलब हिम का नदी। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती, गहरा गर्त बना देती है। इतना तगड़ा, उतना वजन होता है उस, इतना मोटा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा मोटा हिम चादर बिछा होता है, वो जब चलती है तो गहरे गर्त का निर्माण कर देती है ना, गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों में गहरे गर्त का निर्माण करेगा और उस गहरों में कभी कभी पानी भर जाता है, अभी झील का निर्माण होगा और झील सूख भी जाएगा, कभी कभी पानी भी उसमें पाया जाएगा, तो वही झील का निर्माण करता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, समझे। हिमनद क्या क्या लाएगा, छोटा बड़ा शैल लाएगा, रेत लाएगा, ये सब लाएगा, तलछट मिट्टी लाएगा, ये सब निक्षेपित करते रहता है। कहाँ पे, निक्षेपित करना मतलब फेंकना, कहीं पे फेंकना। अब अपर्दित करना मतलब निचोड़ के लाना, अपर्दित करना। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये क्या है भाई, ये जो निक्षेप जहाँ पे जमते जाएगा तब भाई तब वो क्षेत्र में क्या निर्माण करेगा, हिमनद हिमोड़, हिमोड़ कहते हैं उसे, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करेगा। पवन के कार्य को समझते हैं। हवा के क्या क्या कार्य है, अंक बंद कीजिए और सोचिए हवा जब चलती है क्या क्या घटना होता है, बस वही घटना को यहाँ लिपिबद्ध कर दिया गया है। देखते हैं पवन के कार्य, पवन मतलब हवा का कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? जो राजस्थान से होंगे वो देखे होंगे, या फिर जो राजस्थान गए होंगे वो अवश्य देखे होंगे। क्या देखे होंगे भाई, रेगिस्तान। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? ऐसे रेगिस्तान होता कुछ भी नहीं होता, दो चार ऊंट दिखेगा यदा कदा आपको। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। बालू का टिब्बा, जो बालू का रेत का टिब्बा बन गया है, ये कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसका एक क्या कारण है कि पवन है। क्या है भाई, हवा। वहां पे बारिश तारिश तो नहीं होता है जी, तो उसका अपर्दन और निक्षेपण का एक कारण है क्या, पवन है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, छत्रक जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ये क्या है भाई, नहीं समझे, बताइए सर। क्या बोले, सामान्य सा बात है, ये शैल है। पवन जब बहती है तो ऊपरला शैल को आसानी से नहीं काट पाती है, निचला को आसानी से काटेगी। निचला शैल को आसानी से काट काट के कैसे बना देगी, ऐसे बना देगी, ये पूरा काट देगा, ऊपर में मशरूम के तरह हो जाएगा। वही बात है शीर्ष, क्या भाई, पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण, आधार क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। शीर्ष देख रहे हैं, शीर्ष माथा विस्तृत हो गया, आधार क्या हो गया, संकीर्ण हो जाता है।
क्योंकि नीचे वाला क्षेत्र को काट देता है पवन, क्योंकि यहाँ पे बालू का कण ज्यादा होगा हवा में, वही कण ना इससे टकराएगा तो इसको ज्यादा काटेगा, ऊपर में बालू कण कम होगा तो कम काट पाएगा। आसान बात है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। रेत मतलब बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है। कौन? पवन यानी हवा। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटे पहाड़ी बनती। भाई जब हवा बंद हो गया तो छोटे रेत सब बालू गिर जाएगा ना, सब बालू गिर गया तो छोटे पहाड़ी बनती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। कभी कभी बालू टिब्बा, ये जो टिब्बा दिख रहा है बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पे? चीन में पाया जाता है विशाल लोएस निक्षेप। आसान सा बात है, बहुत कम था, समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था भी नहीं, ज्यादा था भी नहीं, बस अपर्दन और निक्षेपण कैसे होता है, जल के द्वारा कैसे हुआ, पवन के द्वारा कैसे हुआ और हिमनद के द्वारा कैसे हुआ। और जाने हम लोग क्या क्या जाने यहाँ पे भाई, यहाँ पे जाने जलप्रपात है, गोखुर झील कैसे बनाया और भूकंप के बचाव के तरीके को समझे। हम लोग ये सब बात को समझे तो चलिए हमारी बदलती पृथ्वी कैसे बदल रहा है देख भी लिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।